हेलो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो एमएस वर्ड में जो सेकंड ब्लॉक था। फर्स्ट ब्लॉक मैंने आप क्लियर कर दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में तीसरे ब्लॉक होम मेन्यू के। तो कैसे ओपन करते हैं, सर्वप्रथम हम किस में जाते हैं, स्टार्ट बटन में जाते हैं। फिर आपको ऑल प्रोग्राम पर जाना होगा। जैसे ही ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर मिलेगा। उसमें क्लिक करते ही हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एप्लीकेशन आइकन नजर आएगा। ओके, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एमएस वर्ड 2010 की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें कि मैं आपको क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक इनके सारे ऑप्शन बता चुका था। ओके, अब बारी है आज पैराग्राफ ब्लॉक की। आज मैं पैराग्राफ ब्लॉक एकदम कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद मैं स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक को आगे बताऊंगा। ओके, क्योंकि कल काफी वीडियो लंबी हो चुकी थी। तो यहाँ पर कुछ डेटा लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को एक फंक्शन चलाना होगा और उस फंक्शन का नाम है रेंड फंक्शन। तो मैं लिखता हूँ इक्वल RAND रेंड और कोष्टक ओपन बंद, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने 3 पैराग्राफ लिखकर आ चुके हैं। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ में जो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है बुलेट। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, शॉर्ट, शो एंड हाइट, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब लेफ्ट, सेंटर, राइट, और अगला आता है जस्टिफाई। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग की। इसके बाद मैं बात करूंगा शेडिंग और बॉर्डर की, मतलब एक एक ऑप्शन करके सारी चीजें आज क्लियर करने वाला हूं पैराग्राफ में। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुलेट नंबर में। बुलेट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन के पहले, किसी भी लाइन के पहले कोई चिन्ह लगा देना या किसी भी प्रकार का डॉट लगा देना, चिन्ह लगा देना, उसको बोलते हैं बेटा डॉट। अब मैं जैसे ही भी किसी भी आइकन में क्लिक करता हूं, चिन्ह पर क्लिक करता हूं, तो आपके सामने यहाँ पर 1 2 3 3 सिंबल हमारे आ चुके हैं जिन्हें बुलेट कहते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो इतनी सारी लाइन है लेकिन 3 ही क्यों आए, तो बेटा यहाँ पर ये एक लाइन नहीं है, आपका ये पैराग्राफ है। ओके, लाइन कैसे, यदि मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो अब मेरे सामने ये सारे प्रकार के सिंबल बुलेट दिखने लगते हैं। ओके, तो किसी भी लाइन के स्टार्ट होने के बाद कोई भी बुलेट लाना क्या कहलाता है बेटा, बुलेट एंड बुलेट कहलाता है। ओके, इसके स्थान पर मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, चेक मार्क का यूज कर सकता हूँ, आपको जो इच्छा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इनको हटाना है तो फिर मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा और मैं यहाँ से क्या कर दूंगा बेटा, नन कर दूंगा। जैसे ही मैं नन में क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने के यहाँ पर बुलेट अलग हो चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है बेटा नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है कि जो अपन बुलेट यूज करते थे, अब बुलेट के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नंबरिंग में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जो 1 2 3 लिखना है किस स्टाइल से लिखना है, रोमन स्टाइल से लिखना है, ABCD लिखना है, स्मॉल में लिखना है, या अलग अलग प्रकार के स्टाइल दे के रखा है। कुल मिलाकर यहाँ पर हम नंबर लिख सकते हैं और फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं, बुलेट एंड सिंबल लिख सकते हैं। ओके, और यदि मैं यहाँ पर नंबर में क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ नंबर शो होने लगे हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करूंगा कि यदि इन नंबर को हटाना है तो सिंपल मेरे को सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करूंगा और यहाँ से नन कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर नंबर यहाँ से अलग हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं अगले ऑप्शन की बात करता हूँ जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और अगला ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से क्या होता है, जो भी हमारा कर्सर होता है वो 0.5 आगे जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, अब यदि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ इंक्लूड के पहले, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, और जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेरा 0.5 कर्सर आगे जा रहा है, लेकिन स्पेस बार से क्या होता है 0.1 बन जाता है। ओके, और इंक्रीज इंडेंट से क्या होता है 0.5 आगे जाता है।
इसी प्रकार डिक्रीज इंडेंट में 0.5 पीछे आएगा। ओके, इंक्रीज में 0.5 आगे जाएगा और डिक्रीज में 0.5 पीछे जाएगा। इसके बाद आता है बेटा यहाँ पर सॉर्ट डेटा। तो सॉर्ट डेटा का यूज मैं यदि आपको बताऊं तो मैं यहाँ से इसको अलग करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6, इसके बाद एंटर प्रेस किया। 6 के बाद मैंने 78 लिखा, 98 लिखा, यहाँ से मैंने 40 लिखा, एंटर किया, मैंने यहाँ से 40 लिखा, यहाँ से मैंने 3 लिखा, यहाँ मैं 2 लिखा। इसमें होगा क्या, आप मेरे को पहले ये क्लियर कर दें कि जो मैं नंबर लिखा हूँ क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो 6 के बाद 78 है, 78 के बाद 98 है, फिर 40 हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। तो ये नंबर सिस्टोमेटिक नहीं जमे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा सॉर्ट में। सॉर्ट में जैसे ही क्लिक करता हूं मेरे सामने सॉर्ट टेक्स्ट की एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक है। यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करना है तो रेडियो बटन में क्लिक करना और ओके कर देना। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है, मैंने क्लिक किया, ओके प्रेस किया, तो मेरे सामने रिजल्ट क्या निकला, 2 के बाद 3, 6, 40, 78 और 98। ये हमको क्या मिला बेटा, बढ़ते हुए क्रम में मिला है, ठीक है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में लाने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं। और इसके बाद क्या आता है बेटा, इसी में डिसेंडिंग में क्लिक करता हूं और ओके प्रेस करता हूं, तो यहाँ पर अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मिल गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। ओके, तो इसको बोलते हैं घटता हुआ क्रम। ओके, तो घटते हुए क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और बढ़ते हुए क्रम को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसके बाद आता है बेटा शो एंड हाइड का चिन्ह। शो एंड हाइड का चिन्ह होता है कुछ मतलब का नहीं, केवल आपको लाइन के पीछे लगाने के लिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो प्रत्येक लाइन के पीछे इसका चिन्ह लग गया है। एक्चुअली में ये इसका यूज होता नहीं है ज्यादा जगह, इसमें क्लिक कर दिया तो दोबारा ये हट गया। ओके, तो यहां से मैंने इतने ऑप्शन आपको बता दिया। इसके बाद बात करता हूं अलाइनमेंट की। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसके बाद आएगा बेटा सेंटर लाइन, राइट अलाइन और इसके बाद आता है जस्टिफाई। तो ये होते क्या हैं, अपन कुछ पीछे चलते हैं। जो मैं यहाँ पर डेटा लिखा था उसको आ गया। अच्छा, पीछे कैसे आते हैं, Ctrl+Z से हम एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ ये डेटा यहाँ से डिलीट कर रहा हूं। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने ऑन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं जैसे ही सेंटर में क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन टेक्स्ट में क्लिक किया तो जो मेरा टेक्स्ट आ गया वो इस इंडेंट और इस इंडेंट के मध्य में आया है, तो इसको बोलते हैं सेंटर अलाइन। ओके, यदि मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये विंडो के राइट साइड चला गया। मैं यदि लेफ्ट में क्लिक करूंगा तो विंडो के लेफ्ट साइड में जाएगा। सेंटर में क्लिक करूंगा तो सेंटर में चला जाएगा और राइट में क्लिक करूंगा तो राइट में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट, राइट और सेंटर में ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद मैं बात करूंगा जस्टिफाई की। तो जस्टिफाई में क्या होता है, यदि मैं एक स्टेप पीछे जाता हूं तो यहां से मेरे को कुछ डेटा लिखा लिखाया मिल जाता है। यदि मैं यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में देखता हूं तो सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में देखना यू लिखा है, सिलेक्टेड लिखा है, सेकेंड में फिर द लिखा है और थीम लिखा है। ओके, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक लाइन के दूसरी लाइन जस्ट नीचे है, तीसरी लाइन उसके जस्ट नीचे है और सीक्वेंस से है। लेकिन इसी पैराग्राफ के राइट साइड में जाते हैं तो पहली लाइन छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे छोटी। कहने का मतलब ये है कि जो हम जस्टिफाई का यूज करते हैं तो सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ के दोनों ओरों की लाइनों को बराबर करने के लिए लेफ्ट साइड की लाइन
और राइट साइड की लाइन अभी बराबर नहीं है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करके जस्टिफाई में क्लिक करूंगा तो दोनों तरफ की लाइन एक्चुअली में इक्वल हो चुकी हैं। इसको बोलते हैं बेटा किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। ओके, इसमें क्या होता है, सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ के दोनों ओरों की लाइन इक्वल हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इनके मध्य में इतना अंतर है। यदि मैं लाइन स्पेसिंग में क्लिक करता हूं और यहाँ पर 2.5 किया तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में इतना अंतर हो गया। अब बोलोगे सर कि इस पैराग्राफ में कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं है। और एमएस वर्ड का फंडा ही है कि जो भी चीज सेलेक्ट होती है वह उसी में काम होता है। ओके, तो सिलेक्ट में कैसे करते हैं, माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद मैं जाता हूं, यदि 1.0 लाइन स्पेसिंग करूंगा तो लाइनों के बीच में अंतर ना के बराबर हो गया। इसके बाद मैं 2.0 में करता हूं तो लाइन का अंतर और बढ़ जाता है। 2.5 में करता हूं, 3.0 में करता हूं, तो जितना आप करते चलोगे लाइन का अंतर उतना घटता और बढ़ता चलेगा। इसको बोलते हैं बेटा लाइन स्पेसिंग। ओके, इसके बाद आता है बेटा शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, जिस भी पैराग्राफ में कर्सर होता है या सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पर आपको दो कंडीशन बता रहा हूँ। ओके, पहले मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, इससे होगा क्या, सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए शेडिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसमें क्लिक किया, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर आ गया। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये है कि जिस पैराग्राफ में कर्सर होता है, मैंने इसमें क्लिक किया और यहां पर गया और ये किया, तो इसमें हमको क्या समझ में आया, आप पैराग्राफ सेलेक्ट भी करते हैं तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, और यदि पैराग्राफ में कर्सर भी रखते हैं तो आपका काम वही होगा जो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट में किया है। ओके, तो शेडिंग का यूज होता है किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके या जिस पैराग्राफ में कर्सर होता है उसके पीछे कलर लगाने के लिए शेडिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का यूज होता है किसी भी पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए। अब यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ या जिस पैराग्राफ में कर्सर होता है या सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं गया बॉटम बॉर्डर में क्लिक किया और यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर, इसमें क्लिक किया तो कर्सर मेरा इस पैराग्राफ में था तो यहाँ पर एक लाइन आ गई, लेकिन लाइन क्लियर ना दिखते हुए तो मैं इसको बॉर्डर शेडिंग को अलग करता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से नो कलर में क्लिक कर दूंगा। ओके, अब फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्लिक करूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर में जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर एक बॉर्डर आ चुकी है पैराग्राफ के। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, लेफ्ट बॉर्डर में क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड ये बॉर्डर लग चुकी है। ओके, यदि मैं चाहता हूँ कि इसकी राइट बॉर्डर आ जाए तो राइट में जैसे ही क्लिक करूंगा राइट बॉर्डर आ चुकी है। अब मैं चाहता ये हूं कि एक बार मैं पूरी बॉर्डर को अलग करना चाहता हूं तो आपको कुछ नहीं करना है, नो बॉर्डर में क्लिक कर दो, पूरा बॉर्डर हट गया। ओके, यदि मैं चाहता हूं कि एक बार में चारों तरफ बॉर्डर लग जाए तो क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर में जैसे ही क्लिक करूंगा इसकी चारों तरफ की बॉर्डर आ चुकी है। ओके, तो इस प्रकार मेरा पैराग्राफ ब्लॉक कंप्लीट हुआ। कल की अपनी वीडियो थोड़ा सी कम रहेगी, छोटी रहेगी, क्यों, क्योंकि स्टाइल ब्लॉक और फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।